Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So friends, earlier हमने जाना कि किस तरह से कल्चर ने यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को रेज करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। किस तरह कल्चर ने वो रीजन पैदा किए, वो सर्कमस्टांसेस पैदा किए जिससे यूरोप में नेशनलिज्म की भावनाएं फैली, जिससे यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों लैंग्वेज की। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। हाउ? लेट अस सी। Language too played an important role in developing nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. And friends, following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसा कि हमने वीना ट्रीटी के सामने वीना ट्रीटी को पढ़ते हुए हमने ये जाना था दोस्तों कि किस तरह से पोलैंड का जो एरिया था वो रशिया को चला गया। आफ्टर द वीना ट्रीटी पोलैंड किसको मिला? रशिया को। तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने पोलैंड के ऊपर रशियन लैंग्वेज इंपोज की और पोलिश लैंग्वेज को वहां से हटाने की कोशिश की। और जब पोलिश लैंग्वेज को वहां पे हटाने की कोशिश की तो लोगों ने इसका पूरी फोर्स के साथ अपोज किया। लेकिन उनकी जो रेबिलियन थी, उनकी जो आर्म स्ट्रगल भी थी, क्योंकि उन्होंने हथियारों के साथ स्ट्रगल कर दी थी पोलैंड के लोगों ने, उनकी इस स्ट्रगल को भी रशिया ने दोस्तों बड़ी ही क्रुएलिटी के साथ क्रश कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड began to use language as a weapon of national resistance. What happened? Polish was used for church gathering and all religious instruction. And as a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. क्या हुआ कि चर्च की गैदरिंग के अंदर और सारी जो धार्मिक उनकी प्रथाएं थी उसमें चर्च के लोगों ने, क्लर्जी के लोगों ने चुपचाप छुपके से पोलिश लैंग्वेज का यूज शुरू कर दिया और रशियन लैंग्वेज को बोलने के लिए, रशियन लैंग्वेज को यूज करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। एंड एज ए रिजल्ट इन चर्च के पादरियों को दोस्तों कहां भेज दिया गया एज ए पनिशमेंट? साइबेरिया। साइबेरिया आपको पता है रशिया के एक ऐसा प्लेस है जहां पर रशिया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे क्लर्जी के लोगों को जिन्होंने रशियन लैंग्वेज को इंपोज करने से, यूज करने से रिफ्यूज कर दिया, उनको एज ए पनिशमेंट साइबेरिया भेज दिया गया। लेकिन ये स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल बनी दोस्तों, एज द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो पोलैंड के अंदर पोलिश लैंग्वेज बोलना रशिया के खिलाफ विद्रोह का सिंबल बन गया। अब बात करते हैं ग्रिम ब्रदर्स की दोस्तों। ग्रिम ब्रदर आपने नाम सुना होगा, पहले भी ग्रिम ब्रदर के बारे में हमने पढ़ा था। तो ग्रिम ब्रदर्स जो थे उन्होंने भी नेशनलिज्म को क्रिएट करने में अपना योगदान दिया। हाउ? लेट अस सी। ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। सो फ्रेंड्स, ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम। Grimm brothers Jacob and Wilhelm Grimm were born in the German city of Hanoi in 1785 and 1786 respectively. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down their fairy tales, which were handed down through the generations. तो क्या किया इन ग्रिम ब्रदर्स ने? ग्रिम ब्रदर्स जब कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब इन्होंने गांव-गांव जाकर बुजुर्ग लोगों से, बच्चों से उन सब फेरी टेल्स को सुना और उनको राइटिंग की फॉर्म दे दी। और क्या हुआ? उन्होंने फेरी टेल्स बना दी। These were popular both among children and adults. And friends, in 1812 they published
देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स, और ये कहानियां, ये फेरी टेल्स जो उन्होंने लोगों से ही कलेक्ट की थी, इनको उन्होंने एक रिटन फॉर्म दे दिया। कब दिया? 1812 में। Subsequently, both become active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. They also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folktales they had collected were expressions of a pure and authentic German spirit. And friends, they considered their projection of collecting folktales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. तो क्या किया दोस्तों उन्होंने कलेक्शन को रिटन फॉर्म दिया। एज ए रिजल्ट जो लिबरल पॉलिटिक्स थी, स्पेशली फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम फॉर द प्रेस, उन्होंने इसकी आवाज को बुलंद किया, इस आवाज को रेज किया कि प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट थी उसने सेंसरशिप लागू कर दी थी, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। लेकिन इन ग्रिम ब्रदर्स ने इन कहानियों के मीडियम से, इन कहानियों के जरिए से, इन फेरी टेल्स के जरिए से लोगों में ये अवेयरनेस जगाने की कोशिश की कि हमें प्रेस की फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने लोगों में ये अवेयरनेस भी डाली कि फ्रेंच डोमिनेशन जो है ये एक तरह से थ्रेट है जर्मन कल्चर के ऊपर। तो अगर जर्मन कल्चर को बचाना है तो फ्रेंच डोमिनेशन को खत्म करना होगा। एंड दे बिलीव्ड आल्सो दैट द folk tales they had collected were expression of a pure and authentic German spirit। तो इस तरह से दोस्तों जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने भी नेशनलिज्म की फीलिंग को रेज करने में, राइज करने में, फैलाने में, स्प्रेड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। दोस्तों अब बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1829 to 30 में क्या हुआ? यूरोप के अंदर हंगर फैली, हार्डशिप फैली, लोगों के पास रोजगार नहीं रहा और वो बेरोजगार हो गए। भुखमरी इस हद तक फैली कि लोगों ने अब रोटी को मांगने की बजाय रोटी को छीनने का निश्चय कर लिया। और जब लोग रोटी को मांगने की बजाय छीनने का निश्चय कर लेते हैं तब होता है रेवोल्यूशन, तब फैलती हैं नेशनलिज्म की भावनाएं। और तब क्या होता है उसके बारे में भी आगे जानेंगे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। What happened at that time in 1830s were years of great economic depression in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population. And friends, in most countries there were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to city to live in overcrowded slums. And small producers in town were often faced with stiff competition from import of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. So friends, food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads, and National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adults male above 21 and guaranteed the right to work। तो क्या हुआ दोस्तों, यूरोप के अंदर स्पेशली फ्रांस के अंदर 1830s में क्या हुआ? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, लोगों में भूखमरी फैली, बेरोजगारी फैली। 100 जॉब के लिए 1000 लोग आने लगे लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती थी। और रूरल एरिया के जो लोग थे वो शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज में जाने लगे, जहां पर उनको रहना पड़ा ओवर क्राउडेड स्लम एरियाज में। और दोस्तों जो बिजनेस था वो चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि अब मशीन मेड चीजें आने लगी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। फूड शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, लोग घबराकर और गुस्से में पेरिस की गलियों में निकल आए, पेरिस की सड़कों पर निकल आए। और ऐसे समय में क्या हुआ? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड आ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज, सफरेज मीनिंग
राइट टू वोट। सफरेज का क्या मतलब होता है? राइट टू वोट। तो क्या ग्रांट किया उन्होंने? राइट टू वोट उन सब लोगों के लिए जो 21 साल के हो गए थे, और सबको राइट टू वर्क गारंटी दी। एंड फ्रेंड्स, earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors. किसके खिलाफ विद्रोह किया वीवर्स ने? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, who supplied them raw material and gave them orders for finished textile. लेकिन इनको जो वेजेस थे वीवर्स को सिलेसिया के बहुत कम दिए जा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने दोस्तों क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रेवोल्यूशन कर दिया, विद्रोह कर दिया। And friends, on 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractors demanding higher wages. तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? हायर वेजेस की डिमांड की, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको उनके घरों पर, उनके किलों पर अटैक कर दिया, उनका सामान को नुकसान पहुंचाया। कई जगह पे तो दोस्तों आग भी लगा दी गई, और कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से भागे जान बचाकर, सिर पर पैर रखकर भागे। तो क्या हुआ? द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। नेबरिंग कंट्री के अंदर उन्होंने शेल्टर लिया, नेबरिंग एरियाज में इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने शेल्टर लिया बचाव के लिए, लेकिन जो साथ के गांव थे, साथ के एरिया थे, उन्होंने भी इनको शेल्टर देने से मना कर दिया। देन व्हाट हैपेंड? दे रिटर्न 24 hours later, having requestioned the army. So they return after 24 hours later, having requestioned the army. And friends, in the exchange that followed, 11 weavers were shot. आर्मी को जब उन्होंने रिक्वेश्चन किया तो आर्मी ने इन वीवर्स के ऊपर अटैक कर दिया, एंड 11 वीवर्स वर शॉट डेड। 11 वीवर्स की इसमें डेथ हो गई। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड इन 1848? द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एज वी नो दैट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज देर वाज अ रेवोल्यूशन started by poor people, unemployed people, starving peasants, workers. Increasing population was the main cause. Rising food price was the main cause. Increasing unemployment was the main cause. And peasants were suffering from feudalist system. That was the main cause. तो यूरोपियन कंट्रीज में इन कारणों से रिवोल्ट हो रहे थे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के खिलाफ, और इसी के पैरेलल क्या हुआ? यूरोप के कुछ कंट्रीज में लिबरल्स के द्वारा भी रेवोल्यूशन हो रहे थे, और ये लिबरल्स कौन थे? दे वर एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution also led by the educated middle classes was underway. And friends, इस समय क्या हुआ? फ्रांस के अंदर 1848 में, फरवरी 1848 के अंदर क्या हुआ? मोनार्क को एब्डिकेट होना पड़ा, यानी कि मोनार्क को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। और क्या हुआ फ्रांस के अंदर? अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन डिक्लेयर्ड। तो एक ऐसा रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ जिसने सभी मेल लोगों को वोट देने का राइट दिया। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? In other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for the constitutionalism with national unification. तो इन एरियाज में भी लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने क्या किया? नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड कर दी कि हमें एक ऐसा कंट्री चाहिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो जहां पे सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। और क्या हुआ? दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन। तो किस चीज की डिमांड की उन्होंने? जब उनको लगा लिबरल लोगों को कि अब वो पावरफुल हैं, प्रॉपरली पावरफुल हैं अपनी डिमांड को रखने के लिए, तो उन्होंने क्या डिमांड की? इन लोगों ने नेशन स्टेट की डिमांड की। इन लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन,
फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की डिमांड की। हम बात कर रहे हैं लिबरल्स की। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड इन जर्मनी एट दैट टाइम, लेट अस नो दैट। जिसको उस समय प्रशिया बोलते थे, क्या बोलते थे उसको? प्रशिया। सो इन द जर्मन रीजन्स, क्योंकि जर्मनी एक नहीं था, डिफरेंट रीजन्स थे जो कि प्रशिया के रीजन्स थे। व्हाट हैपेंड देयर इन द जर्मन रीजन्स? अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose member were middle class, professionals, businessmen and prosperous artisans। कौन थे इनके मेंबर्स? इनके मेंबर्स थे मिडिल क्लास के लोग, प्रोफेशनल्स पीपल, बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिसंस। तो क्या हुआ? दे केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। किस चीज के लिए वोट किया उन्होंने? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। And friends, on 18th May 1848, 831 elected representatives। elected representatives कौन थे? जिनको वोट देकर इलेक्ट किया गया था। तो क्या किया उन्होंने? They marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाकर पहुंचे और उन्होंने अपनी जगह ली। और क्या हुआ दोस्तों? कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई, कहां पर हुई? चर्च ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल चर्च के अंदर ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां पर कन्वीन हुई थी। तो आंसर होगा चर्च ऑफ सेंट पॉल। और क्या डिमांड की उन्होंने दोस्तों वहां पर जाकर? दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किसके लिए? फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। उन्होंने एक ऐसी मोनार्की गवर्नमेंट बनाई जो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। जो किस तरह से चलेगी? विच विल बी रनिंग थ्रू अ पार्लियामेंट। एक मोनार्कियल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के आधार पर ही चलेगी। पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस मोनार्की गवर्नमेंट को चलाएंगे। सो फ्रेंड्स, जब ये मोनार्की पार्लियामेंट के अंडर आ गई, जब उन्होंने ये मोनार्की बनाई जो कि पार्लियामेंट के अंडर थी, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, लेट अस सी। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक वेलमफोर, king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। क्या हुआ दोस्तों? इन ऑल जर्मन पीपल ने, इन ऑल जर्मन फेडरेशन के लोगों ने क्या किया कि जो राजा था फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ, प्रशिया का जो राजा था, उसको क्राउन ऑफर किया कि ये लो आप क्राउन। लेकिन फ्रेडरिक ने इस क्राउन को ठुकरा दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मोनार्की थी ये पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी, ये पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही चलनी थी। लेकिन फ्रेडरिक जो था उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं इलेक्टेड असेंबली को स्वीकार नहीं करूंगा। और उसने क्या किया? ज्वाइंट अदर मोनार्क्स, जो दूसरे मोनार्क्स थे, पावरफुल मोनार्क्स, और जो आर्मी के लोग थे उनको उसने ज्वाइन कर लिया, जो कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को अपोज करते थे। उन लोगों को इसने अपने साथ मिला लिया। किसने? फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ ने, जो कि प्रशिया का किंग था, जिसको आज हम बोलते हैं जर्मनी। एंड फ्रेंड्स, while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। और जब फ्रेडरिक के साथ लगने वाले आर्मी के लोग, फ्रेडरिक के साथ लगने वाले अरिस्टोक्रेसी के लोग जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, तो ये जो पार्लियामेंट बनी थी इसका सोशल बेस जो था और भी ज्यादा वीक हो गया, क्योंकि उनके साथ अब स्ट्रॉन्ग लोग नहीं थे। और एक गलती दोस्तों उन्होंने और कर दी। क्या गलती थी? द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। क्या गलती की इन लोगों ने? पार्लियामेंट के इन लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने वर्कर्स की डिमांड को और आर्टिसंस की डिमांड को भी ठुकरा दिया, सोशल पीपल की डिमांड्स को ठुकरा दिया। एज ए रिजल्ट उन्होंने वर्कर की सपोर्ट को भी खो दिया, उन्होंने आर्टिसंस की सपोर्ट को भी खो दिया। और जब उनके पास सपोर्ट ही नहीं रही तो वो बहुत ज्यादा वीक हो गए। और जब वो बहुत ज्यादा वीक हो गई तो क्या हुआ दोस्तों? इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन
एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिस्बैंड। ट्रूप्स को कॉल किया गया, आर्मी को बुलाया गया और इस असेंबली को फोर्स कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फोर्स टू डिस्बैंड मतलब इस असेंबली को भंग कर दिया गया, इस असेंबली को तोड़ दिया गया। सो फ्रेंड्स, लिबरल्स की बात करते करते अब विमेंस की भी बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी इस रेवोल्यूशन का, इन मूवमेंट्स का। सो फ्रेंड्स, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years। क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर विमेन ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, वोटिंग का राइट विमेन को नहीं मिला। Women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstration। दोस्तों विमेन ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, अपने न्यूज़पेपर फाउंड किए, इवन पॉलिटिकल मीटिंग्स के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर भी पार्टिसिपेशन किया। बट डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन के बावजूद, एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेशन के बावजूद, इतनी भाग दौड़ के बावजूद भी उनको सफरेज राइट्स नहीं मिले। सफरेज राइट्स बोले तो वोटिंग के राइट्स उनको नहीं मिले ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। एंड इवन व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स। उनको सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर ही वहां पर एंटर करने दिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। एंड दे वर फोर्स्ड टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी एंड इट वाज अ वेरी बैड थिंग फॉर द वीमेन। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की, जिनके खिलाफ लिबरल नेशनलिज्म फैल रहा था। तो अब क्या हुआ दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी दे वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर जो कंजर्वेटिव ने नेपोलियन के जाने के बाद ओल्ड ऑर्डर को दोबारा से रिस्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से वो ओल्ड ऑर्डर को चला नहीं पा रहे थे। एंड फ्रेंड्स, मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग सम कंसेशंस। किन लोगों को कंसेशन देनी पड़ेगी? लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। तो इन कंजर्वेटिव्स ने, इन मोनार्किस्ट पीपल ने अभी रियलाइज करना शुरू कर दिया कि हम रेवोल्यूशन को अब दबा नहीं पाएंगे, हमें इन लोगों को कुछ ना कुछ कंसेशंस तो देनी ही पड़ेंगी, इनकी कुछ ना कुछ डिमांड्स तो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी। एंड फ्रेंड्स, हेंस in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815। तो क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जिन चेंजेस को पहले से ही लागू कर दिया गया था, अब वो चेंजेस एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी लागू करने शुरू कर दिए, ताकि लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई किया जा सके, अदरवाइज वो कहीं रिवोल्ट ना कर दें। एंड फ्रेंड्स, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो बॉन्डेड लेबर को, सर्फडम के बारे में हमने पढ़ा था कि लोगों से फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो अब कंजर्वेटिव्स ने उस फोर्स्ड लेबर को खत्म कर दिया, यानी कि सर्फडम को खत्म कर दिया, बॉन्डेड लेबर को भी उन्होंने फिनिश कर दिया ताकि लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। तो इस तरह से दोस्तों 1848 के अंदर कितने बड़े बड़े चेंजेस आए उनके बारे में हमने जाना। So friends, on the basis of today's learning, we have to give the answers of these questions in the comment sections। और questions कौन से हैं वो जानते हैं। The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against dash dominance। Mention the names of the Grimm brothers।
Who published a 33-volume dictionary of the Who published a 33-volume dictionary of the German language? In which year great economic hardship occurred in Europe? And last question, why weavers in Silesia had led a revolt against contractors? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने दोस्तों देने हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू।